हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी प्लगइन। तो लास्ट वीडियो में आपको मैंने कई सारे क्वेश्चंस कराए जो कि राइटिंग एबिलिटी सेक्शन के ऊपर थे। तो इस वीडियो में भी हम अगेन राइटिंग एबिलिटी सेक्शन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इजी टू कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मैंने आपको अगेन डाले हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है बच्चे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन भी आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन या फिर मॉडरेट क्वेश्चन आने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके पेपर में। एंड आई एम डैम श्योर कि आपको इन दोनों वीडियोस में से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हेल्प करेंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन ना भी आए, लेकिन वैसा ही क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। So here is your first question कि where should the address of the receiver be written? जब हम हाँ, जब हम लिखते हैं एक लेटर, तो रिसीवर का जो एड्रेस है वो कहाँ पे होना चाहिए? ऑन द फर्स्ट पेज, ऑन द लास्ट पेज, ऑन द एनवेलप ओनली, या फिर इन द बॉडी ऑफ द लेटर? बहुत ही आसान सी चीज होती है, ऑन द फर्स्ट पेज। ठीक है, जो भी लेटर का फर्स्ट पेज रहेगा वहीं पे हम रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन समटाइम्स हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एनवेलप वाला ऑप्शन भी बहुत से बच्चे लगाए जाते हैं, है ना। देन नेक्स्ट इज विच इज द करेक्ट मोड ऑफ एड्रेस टू अ फर्म? जब हम किसी फर्म के लिए, किसी फर्म को लेटर लिख रहे हैं, जब हम किसी फर्म के लिए एड्रेस डाल रहे हैं, तो हमें वहां पे क्या डालना है? डियर सर डालना है, माय डियरेस्ट, जो भी उनका नाम होगा वो डालना है, या फिर डियर मैथ्यू इस तरीके से डालना है, या डियर सर्स डालना है? सो आपको क्या डालना है यहाँ पे? सर्स डालना है, यानी ऑप्शन डी। तो मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि कई लोग हो सकते हैं उस फर्म को, जो है अथॉरिटीज कई लोग हो सकते हैं वहां के, तो आपको डियर सर्स यूज करना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस लेटर? तो बिजनेस लेटर इनमें से कौन सी नहीं है? बुक्स ऑर्डर करना, जर्नल ऑर्डर करना, लेटर टू अ न्यूज़पेपर, या फिर रिक्वेस्टिंग अ सर्विस? तो इनमें से लेटर टू अ न्यूज़पेपर वैसे भी अलग से ऑड वन आउट ही दिख रहा है कि लेटर, अगर एक न्यूज़पेपर में हम लेटर दे रहे हैं तो दैट इज नॉट अ बिजनेस लेटर। बाकी तीनों में हम कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे हैं और एक में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट? तो इनमें से क्या चीज आपको नहीं देनी है अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई लेटर लिख रहे हैं? सो स्टेटमेंट ऑफ एज, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्या आपको ये नहीं देना है? या फिर स्टेटिंग हॉबीज एंड इंटरेस्ट, क्या आप ये नहीं बताते हैं? अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, या फिर अ कंक्लूजन गिविंग रेफरेंसेस? तो बहुत ही अच्छे से आपको पता चल रहा है कि इसमें से हमने अगर लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट हम स्पेशली अगर लिख रहे हैं, तो हमें क्या नहीं देनी है? हॉबीज एंड इंटरेस्ट नहीं देने हैं, हमें स्किल्स देनी है। उस बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उनकी, उस चीज के हिसाब से हमें अपनी स्किल्स देनी है। एंड इसमें हम लेटर लिख रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, नॉट अ रिज्यूमे, इट इज नॉट अ रिज्यूमे, तो हम इसमें रेफरेंसेस बिल्कुल नहीं डालते। ठीक है, यानी जो लेटर है उसमें हम रेफरेंसेस नहीं डालते हैं। ठीक है। The next one is which of the following is not an official letter? ऑफिशियल लेटर इसमें से अगेन कौन सा नहीं है? वो बिजनेस लेटर पूछ रही थी, अभी ऑफिशियल लेटर भी हम जान लेते हैं। सो लेटर टू योर नेफ्यू, ऑब्वियसली ये नहीं है ऑफिशियल लेटर। रिक्वेस्ट टू पोस्ट मास्टर, या फिर एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, या फिर लेटर फॉर इंक्वायरी टू एन इंस्टीट्यूशन? तो ए इज द राइट आंसर, जिसके अंदर हम अपने नेफ्यू को लेटर लिख रहे हैं, विच इज नॉट अ ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट वन, टू होम शुड लेटर टू न्यूज़पेपर बी एड्रेस्ड? जब हम न्यूज़पेपर में कोई लेटर लिखने जा रहे हैं तो हम किसको एड्रेस करते हैं वहां पे, मतलब किसको लिखते हैं? द राइटर, द प्रिंटर, द एडिटर, या फिर द ओनर? तो वहां पे हम एडिटर वर्ड यूज करते हैं, यानी कि जो जिनके जिनके जिनको हम दे रहे हैं, जो भी लिख रहा है, दैट इज डिनोटेड एज द एडिटर। Next one, which of the following must not be used if the writer does not wish to publish his or her name? अगर एक राइटर अपना नाम नहीं लिखना चाहते हैं, या फिर नहीं मतलब मेंशन करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उसकी जगह? यहाँ हमें पता नहीं। इंटरेस्टेड,
या फिर पेन नेम लिख सकते हैं उनका, या फिर एंग्शियस लिख सकते हैं, या फिर वन हु नोज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम पेन नेम लिख सकते हैं, यानी राइटर अपना कोई भी पेन नेम चूज करके वहां पे मेंशन कर सकते हैं, अपना नाम ना दे के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें आपको बताना है कि इफ यू मतलब आप ये मान के चलिए कि आप राहुल या प्रिया हैं, हेड बॉय या गर्ल ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल पानीपत। योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल डे फंक्शन on 15th September in its premises with pomp and show. राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड्स में यहाँ पे नोटिस लिखना। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा। क्वेश्चन हियर इज कि आपको ये नोटिस लिखना है, लेकिन आपका सब्जेक्ट क्या होगा इस नोटिस का। सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन, या फिर नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज एनुअल फंक्शन। ठीक है, तो एनुअल फंक्शन, सिंपल एनुअल फंक्शन का आप अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, किस दिन होगा, क्या होगा, तो उसके बारे में सेलिब्रेट वर्ड हम साथ में नहीं देंगे। नेक्स्ट वन, अब आपको ये नोटिस देखना है और उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है। सो एन नाइट विद यूफोरिया, नो टिकट्स लेफ्ट फॉर संडे कॉन्सर्ट, एंट्री नॉट बिफोर 8 PM। ठीक है, शॉर्ट सा नोटिस है, तो इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या समझ में आता है एग्जैक्टली आपको ये बताना है। तो टिकट्स हैव बीन इशूड टू एडल्ट्स ओनली, या फिर वन मस्ट बुक टिकट्स इन एडवांस फॉर संडे परफॉर्मेंस, या फिर ऑल टिकट्स फॉर संडे कॉन्सर्ट आर ऑलरेडी सोल्ड, या फिर देयर इज नो टिकट नो नीड ऑफ टिकट्स फॉर संडे कॉन्सर्ट। तो यहाँ पे कोई भी टिकट बची नहीं है, सारी टिकट्स ऑलरेडी बिक चुकी हैं। इस मैसेज का ये इस नोटिस का ये मीनिंग है। सो ऑल टिकट्स फॉर संडे कॉन्सर्ट वाज ऑलरेडी सोल्ड। ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना, जैसे मैंने अभी आपको नोटिस दिखाया, लास्ट क्वेश्चन में भी आपने एक नोटिस पढ़ा, उसके बाद आपने उसको आंसर किया, ऐसे क्वेश्चन आने के आपको काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आपको लिख दिया कि आप एक एडिटर हैं, या फिर आप एक हेड बॉय हैं, हेड गर्ल हैं, आप ये अनाउंस कर रहे हैं, या आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, या आप एक नोटिस लिख रहे हैं, तो आपको उसमें से वहां से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ हेडलाइन इन एन एडवर्टाइजमेंट। जब हम एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं तो उसकी हेडलाइन हमें एग्जैक्टली क्या बताती है, तो मतलब किस काम आती है, या उसका क्या प्राइमरी फंक्शन होता है। टू समराइज द एंटायर एडवर्टाइजमेंट, टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन क्विकली, टू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, या फिर टू ऑफर अ डिस्काउंट और प्रमोशन। तो ये हमें क्या करती है, रीडर की अटेंशन हमारे लिए क्विकली ग्रैब करके देती है। यानी हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ते ही सामने वाले को लगे यार पूरा पढ़ना है मुझे इसको, है ना। सो दैट शुड बी द हेडलाइन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। अब एसे के क्वेश्चंस आपको बहुत चांसेस है कि देखो ऐसे भी राइटिंग एबिलिटी सेक्शन में से होता है, तो ऐसे में से भी आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। सो जब हम ऐसे लिख रहे हैं, इसमें से आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का कौन सा फीचर नहीं है, वो भी एक वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। सो जब आप एक ऐसे लिख रहे हैं, फर्स्ट उसमें क्या नहीं हो सकता, क्या उसका फीचर नहीं हो सकता, अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट, सेकंड सपोर्टिंग एविडेंस, थर्ड पर्सनल एनेक्डोट्स, फोर्थ लॉजिकल ट्रांजिशंस। देखो ऐसे क्या होता है कि जिसके अंदर हम काफी कुछ डाल सकते हैं, काफी वर्ड्स में मतलब हम लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन एलैबोरेट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, एसेज के अंदर हम करते हैं। सो एनेक्डोट्स, यहाँ पे पर्सनल एनेक्डोट्स, यहाँ पे इसका फीचर नहीं होगा। यानी मैं इसके अंदर पर्सनल एनेक्डोट्स का मतलब होता है, एनेक्डोट्स का एग्जैक्ट मतलब होता है छोटे छोटे इवेंट्स, या कोई भी किस्सा, जैसे हम कह देते हैं किस्सा या कहानी, कोई छोटी सी किस्सा ही कह सकते हो आप, कहानी तो नहीं, एक शॉर्ट इवेंट कह सकते हो, या इंसिडेंट, कोई छोटी घटना जो आप उस ऐसे में डाल रहे हो रिलेटेड टू यू। अब यहाँ पे पर्सनल वर्ड आ गया, विच इज वाई ये क्वेश्चन में से आउट हो जाता है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल एनेक्डोट्स वहां पे नहीं डालोगे कि मेरे साथ एक बार ऐसे ऐसे हो गया था। आप ऐसे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखते हो, ठीक है, विच इज नॉट अ की फीचर ऑफ अ वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, उसमें हम ये सब नहीं देते हैं। नेक्स्ट वन,
इन एकेडमिक राइटिंग, ऐसे राइटिंग, अगर हम एकेडमिक ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, उसका क्या पर्पस होता है? तो हम काउंटर आर्ग्यूमेंट जब करते हैं तो वो क्यों करते हैं, यानी उसका क्या पर्पस रहता है इनमें से? नंबर वन, स्ट्रेंथन द राइटर्स पोजिशन बाय एड्रेसिंग अपोजिंग व्यूज, या फिर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव व्यूज टू कंफ्यूज द रीडर। थर्ड, वीकन द ओवरऑल आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऐसे। फोर्थ, इंट्रोड्यूस न्यू अनरिलेटेड पॉइंट्स, यानी कि इनमें से क्या चीज का काउंटर आर्ग्यूमेंटेटिव का आर्ग्यूमेंट ऐसे ऐसे एकेडमिक ऐसे का फीचर होगा। तो यहाँ पे उसका पर्पस रहेगा स्ट्रेंथन द राइटर्स पोजीशन बाय एड्रेसिंग ऑपोजिंग व्यूज, यानी कि जितने भी व्यूज वहां पे हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है? काउंटर का मतलब अगर मैं यस कर रही हूँ तो सामने वाला नो क्यों कर रहा है? तो हम जहाँ पे काउंटर कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ से हाँ आ रही है उस चीज में, एक तरफ से ना आ रही है, तो दोनों चीजें आपको पता चल रही है, एंड अपोजिंग व्यूज का पता चल रहा है आपको कि वहां पे राइटर मेंशन कर रहा है कि किस तरीके से एक व्यू, एक ही चीज के ऊपर दो तरह के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ अ थीसिस स्टेटमेंट इन एन एसे। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? जब हमारे पास थीसिस मींस रिजल्ट होता है। रिजल्ट मींस जब मेरे पास एक परिणाम है, मुझे किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस पता है ऑलरेडी, और मैं वो टेस्टेड कॉन्सिक्वेंसेस को अपने जो है ऐसे के अंदर डाल रही हूँ। तो मतलब मुझे ऑलरेडी किसी चीज का पता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो मैं उस चीज को अपने ऐसे में जब डालती हूँ तो उसमें क्या चीज बेस्ट है? इट्स मतलब वो क्यों हम डाल रहे हैं? इट समराइजेस ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ द ऐसे, उससे सारे मेन पॉइंट्स पता चल जाते हैं। नंबर टू, इट प्रेजेंट्स द राइटर्स मेन आर्ग्यूमेंट एंड सेट्स द डायरेक्शन फॉर द ऐसे, उससे मेन आर्ग्यूमेंट्स पता चलेंगे और डायरेक्शन पता चलेगी। नंबर थ्री, इट प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक, या फिर इट हाईलाइट्स की पीसेस ऑफ एविडेंस। अब इनमें से वो क्या करता है? थीसिस जब आप डालते हो, एक स्टेटमेंट डालते हो ऐसे की, तो वो क्या सबसे अच्छा करता है? सो इट प्रेजेंट्स द राइटर्स मेन आर्ग्यूमेंट, यानी मेन बात क्या कहना चाहता है राइटर, वो आपका कंक्लूड हो जाता है वहां पे, एंड वो आपके ऐसे को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main purpose of a topic sentence in a paragraph? तो टॉपिक सेंटेंस जब हम दे रहे हैं उस पैराग्राफ, मतलब किसी पैराग्राफ में, तो मेन पर्पस क्या होता है? टू कंक्लूड द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड, जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसके कंक्लूजन के लिए। टू इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, कोर आइडिया बताने के लिए। टू प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द थीसिस, यानी कि जो आप कहना चाह रहे हैं उसके हित में कुछ बताने के लिए। या फिर टू ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट पैराग्राफ्स, यानी दो डिफरेंट पैराग्राफ्स के बीच में एक ट्रांजिशन के लिए हम करते हैं। सो ये हम करते हैं मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। अब देखो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस मींस द मेन सेंटेंस जो आपको कोर आइडिया दे रहा है उस चीज के बारे में। ठीक है, next one again on essays, which type of essay relies heavily on the use of rhetorical appeals जैसे एथोस, पैथोस या लोगोस? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऐसे है? नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी या फिर परसुएसिव ऐसे? तो परसुएसिव ऐसे जो है वो एथोस, पैथोस एंड जो आपका लोगोस है उसके बारे में अपील करते हुए आपको बताता है। तो इसी के यूज के लिए हम परसुएसिव एसेज को लिखते हैं। परसुएसिव एसेज वो होते हैं बच्चे जिसके अंदर एथोस, पैथोस एंड लोगोस का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे परसुएसिव के अंदर हम इन्फ्लुएंस करने के लिए एक तो हम यहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते हैं अपनी बात को रखने के लिए। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे एक इमोशनल अपील की तरह रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, यानी जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख रहे हो, आप रीडर को उसके लिए कन्विंस करते हो ऑन इमोशनल बेसिस। तो उसके हिसाब से ये परसुएसिव ऐसे इथोस, पैथोस एंड लोगोस के बारे। अब अगर हम एक्सपोजिटरी की यहाँ पे बात करते हैं, एक्सपोजिटरी अगर आपसे पूछ ले तो एक्सपोजिटरी वो एसेज है जहाँ पे आप एक ऑलरेडी टेस्टेड या फैक्ट बेस्ड कोई स्टेटमेंट है, स्पेसिफिकली किसी
इशू या किसी कह लीजिए इंसिडेंट इवेंट किसी भी चीज के ऊपर है तो वो एक्सपोजिटरी है, यानी फैक्ट बेस्ड, ओनली फैक्चुअल बेस्ड, उसके अंदर कोई इमोशनल कुछ भी ऐसा नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव के अंदर सिंपली हम चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाम से क्लियर है। और नैरेटिव के अंदर हम स्टोरी काइंड ऑफ ऐसे, मतलब एक स्टोरी जैसे हम बताते हैं कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, मतलब देयर इज एन ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, तो उस तरीके से हम नैरेटिव ऐसे देते हैं। ठीक है जी। Next question is, which of the following strategies should be avoided when writing the conclusion of an essay? तो essay का conclusion जब लिखते हैं क्या चीज हमें avoid करनी चाहिए? Summarizing the main points, restating the thesis in different words, introducing new arguments or evidences, offering a final thought या फिर रिफ्लेक्शन। सो सी यहाँ पे आंसर होगा। बहुत ही क्लियर पता चल रहा है कि अगर हम न्यू आर्ग्यूमेंट और एविडेंस एंड में डालेंगे तो दैट विल नॉट बी लॉजिकल, क्योंकि हम जिसकी पहले से बात कर रहे हैं हम उसी को ही एंड अप करेंगे। तो आप अपने पॉइंट्स को भी मेन को समराइज करेंगे एंड थीसिस को रीस्टेट कर सकते हैं, यानी आपके रिजल्ट्स को बता सकते हैं अलग शब्दों में, बार बार एक ही चीज तो नहीं लिखेंगे ना, अलग शब्दों में उसी चीज को लिख सकते हैं। देन अपने फाइनल थॉट्स भी आप बता सकते हैं, अपनी रिफ्लेक्शन भी बता सकते हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे की अब बात आ जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रूशियल फॉर एक्सप्लेनिंग द सब्जेक्ट मैटर इफेक्टिवली, अगर हम एक्सपोजिटरी ऐसे की बात करते हैं। द राइटर्स ओपिनियन ऑन द ऐसे, स्ट्रॉन्ग नैरेटिव एलिमेंट्स, क्लियर एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, या फिर इमोशनल अपील। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि हम फैक्ट बेस्ड जो है एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर चलते हैं, जो हमें ऑलरेडी टेस्टेड थीसिस या फिर कहीं से कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है वो हम एक्सपोजिटरी में देते हैं। ना तो हम इमोशनल अपील करते हैं, ना ही हम नैरेटिव एलिमेंट्स देते हैं, और ना ही राइटर का ओपिनियन देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत ही क्लियर एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं। Next one, which of the following sentences would most likely be part of an essay's introduction? तो essay की introduction का part इनमें से कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? Therefore, अब therefore तो शुरू में ही लग गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। Carbon dioxide emissions have been increasingly rapidly since the industrial revolution. तो ये आ गया। देन नेक्स्ट इज वन पॉसिबल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन दे रहे हैं तो ये भी हम फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं देंगे। द डेटा गैदर्ड बाय साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड कंफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लोब, ये भी हमें एंडिंग का, क्योंकि डेटा गैदरिंग हम कहाँ पे लिखेंगे, एंडिंग में। तो यहाँ पे बहुत, अगर आप ऑड वन आउट भी करके करते हो तो जैसे मैंने किया अभी, सो बी इज द करेक्ट आंसर कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो डे बाय डे बढ़ रहा है ड्यू टू इंडस्ट्रियल revolution. Next, in an essay, if a writer is making use of sandwich method of paraphrasing, they are, तो वो क्या कर रहे हैं, sandwich method अगर वो use कर रहे हैं, so introducing a counter argument followed by a rebuttal, या फिर beginning with a strong introduction, a weak body and a strong conclusion, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? या फिर introducing a point, providing evidence, then concluding with analysis, या फिर structuring each paragraph to contain 3 pieces of evidence। इनमें से वो क्या कर रहे हैं तीनों पैराग्राफ्स में? So answer is introducing a point। सबसे पहले देखो आप क्या करते हो, जब आप कोई भी पैरा लिखते हो, पैराफ्रेज करते हो, तो सबसे पहले आप एक पॉइंट देंगे। उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए या उस पॉइंट को आप रखने के लिए आप क्या करते हैं, अपने एविडेंस को देते हैं, देन उसके बाद कंक्लूड करते हैं। सो ये 3 तरीके होते हैं, इसको हम सैंडविच कहते हैं पैराफ्रेजिंग में। देन इन अ कंपेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे जब हम लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज्ड एज अ स्ट्रेटजी टू स्ट्रक्चर द बॉडी पैराग्राफ्स। तो पॉइंट बाय पॉइंट मेथड आपको नहीं करना है, या ब्लॉक मेथड नहीं करना है, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं जाना है, या फिर आपको कॉज एंड इफेक्ट मेथड नहीं यूज करना है। तो इसमें से आपको कॉज एंड इफेक्ट मेथड नहीं यूज करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं और कंट्रास्ट, किसकी वजह से क्या हो रहा है वो नहीं कर रहे हैं। 2 चीजें रख के हम क्या कर रहे हैं, आपस में उनको कंपेयर कर रहे हैं। सो क्रोनोलॉजिकल मेथड में भी कर सकते हैं कि पहले इस चीज का बता दिया हमने कि क्रोनोलॉजी क्या है, फिर उस चीज की दोनों को कंपेयर कर लिया। ब्लॉक मेथड से भी हम कर सकते हैं
या फिर पॉइंट बाय पॉइंट मेथड से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या नहीं कर सकते, कॉज एंड इफेक्ट मेथड नहीं कर सकते। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इंश्योरिंग क्लैरिटी एंड कोहेरेंस इन एन एकेडमिक एसे। तो एकेडमिक एसे लिखते हुए सबसे मतलब इफेक्टिव क्लैरिटी या कोहेरेंस क्या चीज दे इंश्योर कर सकती है। यूजिंग एडवांस्ड वोकैबुलरी फ्रीक्वेंटली, बार बार अगर आप बहुत ही अच्छी खासी भारी भरकम वोकैब यूज करेंगे तो वो क्या कर सकती है ये। देन या फिर यूजिंग ट्रांजिशंस टू कनेक्ट आइडियाज बिटवीन पैराग्राफ्स, तो अलग अलग ट्रांजिशंस ताकि आप दो पैराग्राफ्स में कनेक्ट कर सकें या उनको आपस में जो है हम कनेक्ट कर सकें। या फिर थर्ड, अवॉइडिंग रिपीटिशन ऑफ की टर्म्स, नहीं ये चीज नहीं करनी चाहिए। या फिर राइटिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सो यूजिंग ट्रांजिशन टू कनेक्ट आइडियाज बिटवीन जो है पैराग्राफ्स। देखो फर्स्ट ये ऑड वन आउट करके भी हो रहा है ना, तो हम कीवर्ड को रिपीट करने का मतलब ये कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए। देन या फिर हमें जो फर्स्ट वन है कि अगर हम बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी, अच्छी खासी वोकैबुलरी बार बार यूज़ करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ आर आइडियाज, है ना। देन क्लैरिटी नहीं होगी, और अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करेंगे तो भी क्लैरिटी नहीं होगी। तो इसके लिए हमें ट्रांजिशंस यूज करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइटर who uses the phrase some critics may argue, जो राइटर्स ये फ्रेज यूज करते हैं, इज लाइकली एंगेज इन विच रिटोरिकल स्ट्रेटजी। तो ये क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली क्या ये रिफ्यूटेशन कर रहे हैं, क्या ये कंसेशन कर रहे हैं, या फिर इलेबोरेशन कर रहे हैं, या फिर स्पेकुलेशन कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं कंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली अगर हम कहते हैं कि जो राइटर है वो जो लिख रहा है तो वो रेफ्यूटेशन कर रहा है। अगर रेफ्यूटेशन कहते हैं तो रेफ्यूटेशन का मीनिंग यहाँ पे क्या है, यानी कि वो क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली वो आपका जो थीसिस का रिजल्ट है ना, उसके बारे में अगर किसी ने अपोज किया है, मान लीजिए मेरा एक व्यू पॉइंट है और मेरी स्टेटमेंट, जो मेरा व्यू पॉइंट है उसको किसी ने मानने से इनकार किया है, तो मैं उसकी बात को खारिज करती चली जाऊंगी अपने राइटिंग के अंदर कि देखिए मेरी बात इस वजह से सही है और उनकी कही हुई बात इस वजह से सही नहीं है। सो मेरे ऑपोजिट व्यू पॉइंट के जो भी चीजें होंगी उनको मैं जब एक के बाद एक मतलब डिसप्रूव एक तरह से करती चली जाऊंगी, दैट इज रेफ्यूटेशन। नेक्स्ट वन, कंसेशन, जो हमारा आंसर है। कंसेशन का मतलब ये भी एक राइटिंग की स्ट्रैटेजी है एक तरह से, जैसे रिटोरिकल स्ट्रैटेजी है। इसके अंदर जो राइटर है वो जब लिख रहे हैं तो वो अपने वैलिड आर्ग्यूमेंट के ऑपोजिट जो लोग हैं उनको सिर्फ एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कि कुछ लोग मेरी बात को मानने से इनकार भी कर रहे होंगे या कुछ लोग इस बात पे शायद अग्री नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे कोटेशन में आपको क्या दिया है, सम क्रिटिक्स में आर्ग्यू, है ना, मेरी इस बात पे मतलब कुछ लोग नहीं भी सहमत हो सकते हैं। सो इस तरीके से यहाँ पे कंसेशन दिया जाता है, अपनी बात को रखा भी जाता है, प्लस ये भी कह दिया जाता है कि शायद कुछ लोग इससे अग्री ना करें। नेक्स्ट इज इन अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, अगर हम एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे लिख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली नॉट इंक्लूडेड इन द कंक्लूजन। तो क्या चीज नहीं होगी कंक्लूजन में, रीस्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, a detailed explanation of the solution, a call to action, a summary of the main point। तो यहाँ पे detailed explanation जो है वो नहीं इंक्लूड होगा। हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे के अंदर इंस्टेंट जो प्रॉब्लम्स है मतलब मैं उसको एक्सप्लेन सॉल्यूशन को मतलब एंड में जो है कंक्लूजन में यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हम मेन पॉइंट्स दे सकते हैं, समरी दे सकते हैं, कॉल टू एक्शन बोल सकते हैं, या फिर रीस्टेटमेंट जो है उस प्रॉब्लम को रीस्टेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे के अंदर। नेक्स्ट वन, in an analytical essay the primary function of the body paragraphs is to। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है जब हम एक एनालिटिकल ऐसे लिख रहे हैं, तो समराइजिंग द टेक्स्ट बीइंग एनालाइज्ड, जो भी हमने समरी लिखी है उसको एनालाइज करते चले जाना, या फिर प्रोवाइड पर्सनल ओपिनियंस अबाउट द टेक्स्ट, या फिर एनालाइज स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट टू सपोर्ट द थीसिस, या फिर डी ऑप्शन,
प्रेजेंट कॉन्ट्रोडिक्टरी व्यूज ऑन द सब्जेक्ट। तो इसके अंदर हम एनालाइज करते चले जाएंगे। एनालिटिकल ऐसे है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो पार्ट्स हैं उसको छोटे छोटे तरह से हम मतलब जो भी जितने भी पार्ट्स हैं उसको अलग अलग हम सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स के साथ उसको एनालाइज करते चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, इन essay राइटिंग अ हुक इन द इंट्रोडक्शन इज इंटेंडेड टू। हुक का मीनिंग क्या होता है essay राइटिंग के अंदर? इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रेजेंट द थीसिस, या फिर एंगेज द रीडर्स इंटरेस्ट, या फिर प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, या फिर समराइजिंग द मेन पॉइंट्स। तो यहाँ पे एंगेज करना रीडर को मीन्स हुकिंग द रीडर। ठीक है, रीडर को अपने साथ बांध लेना शुरू में ही, ताकि वो एंड तक आपका ऐसे जो है पूरा पढ़े इंटरेस्ट से। नेक्स्ट, नाउ दीज क्वेश्चंस आर ऑन ओमिशन। तो ओमिशन पे मैंने लास्ट वीडियो में भी काफी आपको क्वेश्चंस करवाए थे, बट वो जो है सिमिलर थे। तो इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट ओमिशन के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो ओमिशन के क्वेश्चंस मिसिंग वर्ड्स पे ही आएंगे कि इनमें से क्या चीज ओमिटेड है या फिर क्या चीज हम ओमिट कर सकते हैं। सो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस वेयर अ वर्ड इज मिसिंग। तो यहाँ पे क्या चीज ओमिट हो गई है, यानी क्या चीज मिस है। शी वेंट टू डैश स्टोर टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ए, द, नो वर्ड इज मिसिंग, या फिर एन। तो आपने कुछ नहीं करना, मैंने ओमिशन पे उस दिन भी बताया था कि आपको क्या करना है, वर्ड को लगा के देखना है। जैसे वहां पे ओमिट करके देखना था, यहाँ पे आप मिसिंग वर्ड आपसे पूछा तो यहाँ पे आप लगा के देख सकते हैं वर्ड को। शी वेंट टू अ स्टोर, या फिर शी वेंट टू द स्टोर, या फिर शी वेंट टू स्टोर टू बाय द थिंग्स, यानी कि कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। या फिर शी वेंट टू एन स्टोर। अब एन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना यहाँ पे, क्योंकि ए जो आपके आर्टिकल्स के हिसाब से अगर हम एन लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम ए भी लगाएंगे या द भी लगाएंगे तो दोनों के जगह पे हम कोई वर्ड यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट है, यानी हम ओमिट कर सकते हैं। शी वेंट टू स्टोर टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, अब द और ए दोनों लग सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, है ना, या फिर कोई भी नहीं लगेगा। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा नो वर्ड इज मिसिंग, यानी ए एंड द नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है। विच वर्ड इज ओमिटेड इन दिस सेंटेंस। अब नेक्स्ट में आपको ओमिटेड वर्ड बताना है। डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये आप बहुत ज्यादा आप ये यूज करते हो इस सेंटेंस को। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट वन, फाइंड द मिसिंग वर्ड। अगेन आपको मिसिंग वर्ड आया है। द टीम डैश वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर सेवरल वीक्स नाउ। वॉज, हैज बीन, हैड, या इज। तो यहाँ पे मिसिंग वर्ड क्या है एग्जैक्टली क्या ओमिट कर दिया गया है। द टीम हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर सेवरल वीक्स नाउ। ठीक है, तो टीम जो है काफी टाइम से काम कर रही है, अभी भी कर रही है, तो मतलब कर चुकी है सिंस सेवरल वीक्स नाउ। ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल इज ओमिटेड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे भी आपको आर्टिकल ओमिट कौन सा हुआ ये बताना है। डैश मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टे फोकस्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टे फोकस्ड। ठीक है जी, द लग जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिसिंग प्रपोजिशन। तो आपको ओमिशन किसी भी चीज पे ओमिट करना मींस आपको किसी भी ग्रामेटिकल पोजीशन के ऊपर ओमिशन आ सकता है। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको जो जैसे मच का आपने किया था तो मोडाल्स के ऊपर था वो, तो यहाँ पे ये आपके प्रपोजिशंस के ऊपर आ सकते हैं, या जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो कि आपको क्या चीज यहाँ पे कौन सा टेंस मिसिंग है या कौन से वर्ड्स मिसिंग है। सो ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। Because he's interested on learning, he's interested in learning, he's interested at learning या by learning. So बहुत ही clear सा है, he's interested in learning new languages. Next one, what word is missing in the sentence? She quickly finished dash homework before leaving. So she quickly finished homework before leaving. तो अब यहाँ पे लेकिन ये आंसर है ही नहीं कि हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे चारों में से हमें कुछ तो चूज करना है। सो शी फिनिश्ड
शी क्विकली फिनिश द होमवर्क बिफोर लीविंग। ठीक है, सो यहाँ पे द आएगा, यानी जितना भी काम था वो उसने खत्म कर लिया। नेक्स्ट, विच वर्ब इज मिसिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे वर्ब बतानी है कौन सी मिसिंग है। दे डिसाइडेड डैश गो ऑन अ ट्रिप दिस वीकेंड। दे डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रिप दिस वीकेंड। दे डिसाइडेड आर नहीं हो सकता, दे डिसाइडेड फॉर नहीं होगा, दे डिसाइडेड दैट गो ऑन अ, ये भी नहीं होगा, सेंटेंस इज कंप्लीट नहीं हो रहा। नेक्स्ट आपने प्रोनाउन बताना है, यहाँ से कौन सा ओमिट हो गया है। डैश वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड वन डे। वी वांट टू, दे वांट टू, आई वांट टू, या फिर शी वांट टू। अब शी होता तो वांट्स होता है ना, प्रोनाउन हमें यहाँ पे बताना है। सो आई वांट टू, ठीक है, आई वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड वन डे। फाइन। नेक्स्ट, find the missing conjunction. I will call you dash I arrive at the airport. जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगी मैं तुम्हें कॉल करूंगी. So I will call you after I arrive, before I arrive, while I arrive, when I arrive. When I arrive, right? I will call you when I arrive at the airport. Fine. Next. इसमें अगेन आपको ओमिशन क्या चीज ओमिट है वो बताना है. They enjoyed playing football and dash even won the tournament. And they even won the tournament. ठीक है जी. Which of the following is the most important aspect to focus on the introduction of an article. So this is about article writing कि अगर आप article लिख रहे हैं तो क्या उसका main focus होता है, क्या सबसे important होता है. Facts and data, the main argument, a hook to engage the reader, या फिर detailed background information. तो हुक टू एंगेज द रीडर. जब भी हम ऐसे या आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई भी लेंदी चीज लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो जो भी रीडर है वो एंड तक आपकी चीज पढ़े, अच्छे से पढ़े उसके डिस्क्रिप्शन को. सो उसके लिए हमें एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है रीडर का. Next, in article writing, what is the primary function of a conclusion? हम conclusion क्यों देते हैं article writing में? To introduce new arguments, या फिर to summarize key points and provide closure, या फिर to elaborate on previously mentioned facts, या फिर to critique the opposing viewpoint. किस लिए हम ऐसे मतलब क्यों conclusion देते हैं? To summarize की पॉइंट्स एंड प्रोवाइड क्लोजर. एक क्लोजर देने के लिए अपने आर्टिकल को, और जो भी हमने कहा है उसकी समरी एक की पॉइंट्स में हम बता देते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ अ फॉर्मल आर्टिकल. तो फॉर्मल आर्टिकल के अंदर क्या टोन होनी चाहिए? कैजुअल होनी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ना, पढ़ते ही पता चल रहा है. ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल होनी चाहिए. एग्रेसिव बिल्कुल नहीं हो सकती. ह्यूमरस भी बिल्कुल नहीं हो सकती. तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है आंसर क्या होगा. बी होगा, ऑब्जेक्टिव यानी कि निष्पक्ष होनी चाहिए एकदम से, अनबायस्ड, एंड इम्पर्सनल यानी बिल्कुल भी आपका पर्सनल ओपिनियन वहां पे नहीं होना चाहिए. Next one, in article writing, what should the body of the article primarily consist of? तो main body में article की क्या होता है? Personal anecdotes होते हैं, development of articles main idea, या फिर restatement of the introduction, या फिर list of रेफरेंसेस. तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, मेन आइडिया. बॉडी में हम क्या देते हैं? देखो, इंट्रो होता है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है. तो इंट्रो के अंदर हमने जो स्टार्टिंग रहेगा, जो रीडर को हुकअप करना है वो रहेगा. देन उसके बाद हम बॉडी देंगे. बॉडी के अंदर हम अपनी जो भी मेन बात कहना चाहते हैं, मेन पॉइंट्स कहना चाहते हैं, वो रहेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट, which of the following is the correct order of structuring an article? तो क्या क्या यहाँ पे सीक्वेंस रहेगा एक आर्टिकल को के स्ट्रक्चर का? टाइटल, बॉडी, इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन? इंट्रोडक्शन, टाइटल, कंक्लूजन या बॉडी? टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, या फिर कंक्लूजन,
इंट्रोडक्शन, बॉडी या टाइटल। अभी अभी मैं बोल के हटी हूँ कि हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देते हैं, देन बॉडी देते हैं, देन कंक्लूजन। यहाँ पे टाइटल जो है इंट्रोडक्शन के भी सबसे पहले हम टाइटल देते हैं। सो यहाँ पे सी इज द आंसर, राइट आंसर। टाइटल, इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। Next question, when writing an argumentative article, which of the following should you avoid? Backing up your arguments with the facts, या फिर addressing counter arguments, या फिर using vague or general statements without evidence, या फिर organizing ideas logically। तो जब हम वेग या जनरल स्टेटमेंट्स देते हैं बिना एविडेंस के, तो वो एकदम मतलब मैं अपनी बात को रख ही नहीं पाऊंगी। फिर अगर मैं अच्छे से उसके लिए एविडेंस नहीं दे पाऊंगी कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो सही है या वैलिड है, तो उसके लिए हमें वैलिड स्टेटमेंट्स देनी होंगी एंड विद एविडेंस हमें चलना होगा। ये हम नहीं कर सकते हैं कि हम वेग स्टेटमेंट्स दें या जनरल स्टेटमेंट्स दें। Next, which of the following is a feature of a well-written article? Well-written article का feature कौन सा है? It has a clear focus and follows a logical structure, या फिर it concludes multiple unrelated ideas for variety, या फिर it presents the writer's opinion without any supporting evidence, या फिर D option, it is written in an odd overly complex language। बिल्कुल भी हम ये तो नहीं करेंगे, ओवरली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में हम बिल्कुल नहीं देंगे, है ना, टू शोकेस द राइटर स्किल। तो हम यहाँ पे बहुत ही क्लियर, फोकस एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, वही हमारा वेल रिटन आर्टिकल होगा। Next, in an article, transitional words and phrases are primarily used to। क्यों हम यूज करते हैं? हम कनेक्शंस बनाने के लिए। ये क्वेश्चन 3 बार अलग अलग तरीके से मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जब हम ट्रांजिशन लाते हैं एसेज के अंदर या आर्टिकल्स के अंदर, तो वो हम क्या करते हैं, दो आइडियाज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने पहले पैराग्राफ में कोई एक आइडिया प्रेजेंट किया है और दूसरे में कोई और, तो बीच में हम उसके ट्रांजिशन डालेंगे सो दैट हम दोनों बातों को कनेक्ट कर पाए, ठीक है। सो सी विल बी द आंसर हियर। हेल्प्स it helps the flow and connection of ideas between paragraphs. The next question, which of the following titles is most appropriate for a formal article about environmental conservation? So environmental conservation के ऊपर अगर आप लिख रहे हैं तो इनमें से सबसे appropriate आपको बताना है title। Save the planet, dude, environment, an urgent call for conservation। Some thoughts of on nature, लेट्स गो ग्रीन फोक्स। अब डूड एंड फोक्स ये वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत ही कैजुअल होते हैं, हम कैजुअल राइटिंग के अंदर यूज करते हैं। देन सम थॉट्स, ये जो वर्ड है ना, सम थॉट्स कैन बी इमेजिनेटिव ऑल्सो, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें जब हम एक फॉर्मल चीज लिख रहे हैं तो हम वो फैक्ट बेस्ड लिखते हैं, हम कभी भी वो हाइपोथेटिकल थॉट्स के साथ नहीं लिखते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे सेकंड आंसर होगा राइट आंसर, जिसमें हम एनवायरमेंट एंड अर्जेंट कॉल फॉर कंजर्वेशन ये टाइटल देंगे। नेक्स्ट, इन अ फॉर्मल आर्टिकल द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस जैसे आई और वी इज जनरली एनकरेज किए जाते हैं या डिस्करेज किए जाते हैं, या फिर इट रिक्वायर्स एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, या फिर प्रेफर्ड फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग। तो ये डिस्करेज किए जाते हैं, हम प्रोनाउंस ऐसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मल लिख रहे हैं। सो हम ज्यादातर जो है नेम्स को देते हैं। देन नेक्स्ट, पर्सुएसिव आर्टिकल्स जब हम दे रहे हैं, लिख रहे हैं जब हम पर्सुएसिव आर्टिकल, तो इनमें से क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा? इट प्रेजेंट्स ओनली वन साइड ऑफ एन इशू, it claims to convince readers through logical arguments and evidence, या फिर it avoids stating a clear stance on the issue, या फिर it provides neutral information without bias। तो it aims to convince the reader through logical arguments and evidence। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि persuasive क्या होता है और इसमें इमोशनल अपील भी होती है। नेक्स्ट,
Which aspect of article writing helps improve readability and reader engagement? तो अगर आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस डालेंगे, लंबे से एसेज आर्टिकल्स लिखेंगे, तो क्या वो एंगेज करेगा? नहीं करेगा। इंक्लूडिंग बुलेट पॉइंट्स एंड सब हेडिंग्स, क्या वो एंगेज करेगा? कर सकता है। अवॉइड एनी यूजुअल एलिमेंट्स, अगर आप नहीं डालेंगे विजुअल एलिमेंट्स नहीं डालेंगे, तो क्या वो एंगेज करेगा? नहीं करेगा। राइटिंग डेंस पैराग्राफ्स विदाउट ब्रेक्स, बस लिखते चले जाएं तो उससे भी कुछ नहीं होगा। सो इंक्लूडिंग बुलेट पॉइंट्स और सब हेडिंग्स देने से रीडेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, मेन आइडिया कन्वे हो जाएगा। Which of the following is not a characteristic of a formal report? तो इनमें से formal report कौन सी नहीं होगी? It maintains a neutral and objective tone, ये तो होगा, बिल्कुल neutral होगा and objective होगा. It includes opinion to make it more persuasive, ये भी होगा. It follows a structure format with heading and subheadings, या फिर it relies on factual information and data. तो यहाँ पे B will be the answer. Okay, which should not be पूछा है, मेरी गलती है पढ़ने में. अब which should not be, so persuasive वहां पे हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फॉर्मल रिपोर्ट है. तो persuasive में हम इमोशनल अपील करते हैं, है ना. तो persuasive में हम इमोशनल अपील नहीं कर सकते, मतलब पर्सनल अपील हम नहीं कर सकते हैं जब हम फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं, चाहे वो नोटिस हो, रिपोर्ट हो, आर्टिकल हो, ऐसे हो. तो उसके अंदर मैं कोई इमोशनल अपील नहीं कर सकती हूँ किसी तरह की, इस वजह से हम persuasive नहीं रखेंगे उसको. नेक्स्ट वन, which of the following best describes the purpose of a reference line? reference line का क्या मीनिंग होता है एक फॉर्मल लेटर के अंदर? क्या वो लेटर का टॉपिक और सब्जेक्ट को कंसाइज करता है? नंबर 2, टू एड्रेस द रेसिपिएंट डायरेक्टली. नंबर 3, टू मेंशन एडिशनल रेसिपिएंट्स ऑफ द लेटर, किसी और को भी अगर आप लेटर भेज रहे हैं तो उनके भी नेम्स मेंशन करता है. या फिर टू क्लैरिफाई द सेंडर्स इंटेंट टू फॉलो अप. अब जो लेटर एक बार लिखा गया है उसे उस लेटर का टॉपिक एंड सब्जेक्ट को कंसाइजली बताता है आपकी रेफरेंस लाइन. ठीक है, तो इस वजह से हम रेफरेंस लाइन को यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ अ फॉर्मल रिपोर्ट would you most likely find a detailed analysis of the gathered data? तो जब आप एक रिपोर्ट पढ़ रहे हो उसके कौन से पार्ट में आपको जो है उसकी फाइंडिंग्स मिलेंगी या फिर उसके मतलब डेटा गैदरिंग का एनालिसिस मिलेगा? तो एनालिसिस हमेशा मिलता है फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स के अंदर. ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर तो थोड़ी ना मिल जाएगा पहले ही आपको, या फिर समरी भी एंड में होगी उसके अंदर भी नहीं मिलेगा. कंक्लूजन एंड समरी ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइंडिंग्स हैं यानी कि क्या फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आपको डेटा के बारे में एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज हाउ रिपोर्ट प्रेजेंट्स एनालिसिस ऑफ गैदर्ड डेटा. तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो रिपोर्ट राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग या ओमिशन, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, मैंने सारी चीजें इसमें इंक्लूड की हैं. और बहुत ही आसान क्वेश्चन से लेके काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जैसे आपने काफी टर्मिनोलॉजीज की इसके अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर भी आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज समझी थी, तो वो सारी आपने ध्यान में रखनी है, याद रखनी है. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more videos on our channel. Thank you.